आपकी किताब में दिया गया है कि रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। देखिए रासायनिक परिवर्तन तो इस जो पहला जो वीडियो था इस चैप्टर का, यानी कि चैप्टर 5 का जो पहला वीडियो है उसमें रासायनिक परिवर्तन तो बताया गया है, लेकिन आपको हिंट के लिए अभी मैं आपको दोबारा से बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, आप देखेंगे कि रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ का बनना, यानी कि एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, उसे क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। वही हमने यहाँ पे लिखा है कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन अब जैसे कि अब आपको बताया जाएगा कि आप फॉर एग्जांपल कि आप किसको मानेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए रासायनिक परिवर्तन जैसे कि हो गया लकड़ी, ठीक है, लकड़ी हो गया, पत्ती हो गया, इस सभी का जलना। ठीक है, वही मैंने यहाँ पे बताया कि कोयला, लकड़ी अथवा पत्तियों का जलना रासायनिक परिवर्तन है। अब ये जो रासायनिक परिवर्तन होती है तो उसमें क्या क्या इफेक्ट यानी कि क्या क्या आते हैं। देखिए जब आप परिवर्तन होते हुए देखेंगे, जैसे लकड़ी को जलते हुए देखेंगे, एग्जाम्पल के लिए लकड़ी को आप जलते हुए देखें, उसमें क्या क्या आपको अनुभव होगा, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, किसी गैस यानी कि गैस का निकलना, जब आप देखेंगे लकड़ी को जलते हुए तो ऊष्मा और गैस भी निकलती है। ठीक है, हो सकता है उसमें गंध भी उत्पन्न हो, यानी कि गंध का भी पता आपको लगे। तो ये सभी रासायनिक परिवर्तन का कारण है, और भी कारण है जो कि आप अपनी किताब में भी देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद दिया गया है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। पहले परिवर्तन था, अब अभिक्रिया है। अब अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद, दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच अभिक्रिया के बाद इन पदार्थों में नया परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों में अभिक्रिया के बाद नए परिवर्तन होते हैं, यानी कि नए परिवर्तन होते हैं, उसी को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए रासायनिक अभिक्रिया जो है वो तो समझ में आ गया। अब देखिए रासायनिक जो परिवर्तन है इसके बारे में अब थोड़ा सा हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि खिड़की तो आप देखे हैं, आपके घर के में होता है ना खिड़की, और वो खिड़की लोहे का, वो जो खिड़की है वो लोहे का हुआ। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ दिनों बाद जब देखेंगे कि उसमें कुछ भी नहीं है, नया बन के आया और लगा दिया गया, तो कुछ दिनों बाद उसमें जो है भूरा कलर उसमें परत टाइप का बन जाता है। तो वो जो है उसको हम जंग कहते हैं, ये रासायनिक परिवर्तन का कारण है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ से दिया है कि जो जंग लगता है, जंग किन कारणों से जंग किस कारणों से लगता है उसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो देखिए जंग लगने के लिए, जंग जो लगता है लोहे में, आप खिड़की में देखेंगे कि जंग लगता है, तो जंग लगने का क्या कारण है। तो जंग लगने के लिए ऑक्सीजन अथवा जल, ये दोनों, या मान लेते हैं ऑक्सीजन अथवा जल, या कह सकते हैं अथवा जल वाष्प, दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। यानी कि मैं दोबारा बता दे रहा हूँ आपको, जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जल वाष्प दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। अब ये बताएंगे कि जंग जो लगता है तो उसमें क्या क्या चीज़ होना चाहिए तब जंग लगेगा। अब देखिए ऑक्सीजन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, तो और जल होना चाहिए, या जल वाष्प होगा तभी जंग लगेगा, अन्यथा नहीं लग पाएगा। अभी हम लोगों ने जाना कि जंग जो है वायु और ऑक्सीजन दोनों की उपस्थिति अगर हो तो ही जंग लगता है। उसके आगे थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि देखिए वास्तव में क्या होता है कि नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जंग लगता है। यानी कि वायु और जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि नमी और ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जंग लगता है। अब जैसे वायु और जल तो होगा ही, उसमें नमी अगर होगा तो अब क्या होता है, कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि यदि अगर वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है। यानी कि वायु में क्या होता है कि नमी अगर अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है, आर्द्रता की मात्रा अगर अधिक हो तो जंग जल्दी लगती है, ऐसा होता है। तो अब क्या होता है कि जैसे कि आप देखे होंगे कि समुद्र तट का जो पुल होता है, वहाँ अगर वो लोहा का हुआ तो उसमें जंग जल्दी लगती है।
क्यों? क्योंकि उस जल में नमी अधिक होती है और नमी अधिक होने के कारण उस पुल में जंग जल्दी लगती है। यानी कि अगर समुद्र तट के साइड में अगर देखेंगे लोहे का किसी भी चीज़ को, अगर कुछ ही दिन अगर छोड़ दिया जाए, ठीक है, तो उसमें जल्द ही जंग लग जाती है। तो ये आप जो है ये जंग लगना समझ गए। अब देखिए आपके जो ये जो वीडियो चल रही है इसके स्क्रीन पे आपका एक पिक्चर यानी कि कुछ पिक्चर डिस्प्ले हो रहा होगा, यानी कि कुछ पिक्चर आप देख सकते हैं। उसमें जो जंग लगता है वो क्या कारण है उसके बारे में थोड़ा दिया गया है विषय में, आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। और उसी का जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये 3 जो जार है आप देखेंगे तो 3 जार दिया गया है। 3 जार में जो है तीनों जार में कील रखा हुआ है और किस जार में जंग लगा है और किस जार में नहीं लगने का कारण भी बताया गया है। देखिए पहला जो जार है वो पानी से पूरा भरा हुआ है, यानी कि जल से पूरा तरह भरा हुआ है। जैसे आप देखेंगे यहाँ तक पूरा पानी है, यहाँ तक पानी है और इसके अंदर कील है, ठीक है। दूसरे में क्या है कि पानी भी है, ठीक है, पानी और कील दोनों है, लेकिन क्या है कि यहीं तक पानी भरा हुआ है, यानी कि आधा से भी कम यहाँ तक पानी भरा हुआ है और कील जो है इसके यानी कि पानी के ऊपर भी है, ठीक है, कील जो है वो पानी के ऊपर है और पानी के नीचे भी है। तीसरा में क्या है कि इसमें सिर्फ कील रखा हुआ है, पानी नहीं है, यानी कि जल नहीं है। तीसरा में देखिए पहला में जल के अंदर कील है, ठीक है, पूरा एकदम बंद है, यानी कि जल पूरा ऊपर तक है, जल के अंदर कील है। दूसरा में कील है, जल भी है, लेकिन जल के ऊपर भी कील है, जल के नीचे भी कील है, यानी कि पानी जो है वो कम रखा गया है। और तीसरे में जो है वो पानी रखा ही नहीं गया है, यानी कि सिर्फ कील है। तो पाया गया कि जो पहला और तीसरा जो है, पहला और तीसरा इस दोनों में जंग नहीं लगा, लेकिन जो दूसरा है दूसरा में जंग लग गया। क्यों? क्योंकि हमने अभी का मेन जो कारण है वो जल और ऑक्सीजन दोनों होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है कि ऑक्सीजन ऊपर से आ रहा है, जल नीचे से है, और यहाँ पे जो जंग है, जंग लग गया जहाँ पे पानी, जैसे मान लेते हैं कि ये कील रखा हुआ है, ठीक है, और कील मान लेते हैं अगर ये कील है, ठीक है, अगर ये कील है तो यहाँ तक पानी है, ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा। क्या कारण क्या है? अगर ये जैसे कि वायु के संपर्क में, ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आएगा तब तो नहीं लगेगा। अगर ये ऑक्सीजन और जल दोनों के संपर्क में आ रहा है तो फिर जंग लगना तय है, ठीक है। आशा करते हैं कि जंग किस प्रकार से लगता है वो आपको समझ में आया होगा। अब हम जंग से यानी कि जंग लगना तो समझ गए कि क्या कारण है जो जंग लगता है। अब रोकथाम कैसे कर सकते हैं जंग से? जैसे जंग तो लग रहा है, लोहा में लग रहा है, तो क्या है, क्या इस यानी कि इससे हम जंग से बचाव किस प्रकार से करेंगे उसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा। तो जंग लगने से रोकथाम किस प्रकार करेंगे ये आप देखिए। लोहे के पदार्थ पर पेंट, ग्रीस परत यानी कि ग्रीस की परत अथवा क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी किसी धातु का परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। अब जंग लगने से किस प्रकार बचाएंगे आप ये लिख सकते हैं। जंग लगने से, फिर जंग लगने से किस प्रकार से हम बचा सकते हैं। तो जो लोहा है उस पे या तो हम पेंट कर सकते हैं या ग्रीस का परत चढ़ा सकते हैं, या हम ये कर सकते हैं कि क्रोमियम या जस्ता जैसी धातु है, धातु का उस पर लय चढ़ाएंगे, यानी कि उस पर उसके ऊपर से उस पर चढ़ा देंगे, परत चढ़ाएंगे, जिससे जंग लगने से बच सकता है। अब देखते होंगे आप अपने घरों पे कि खिड़की तो बना लोहे का एकदम बहुत सुंदर सा खिड़की आया, उसमें एकदम बहुत अच्छा से पेंट किया गया। पेंट क्यों किया जाता है? तो अब हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि क्या रीज़न है। ये नहीं है कि सुंदर दिखने के लिए पेंट किया जाता है, नहीं, सुंदर दिखने के साथ साथ उसमें जंग लगने से बचाने के लिए पेंट किया जाता है। ये आप जैसे कि आपका गेट है, लोहे का गेट है, लोहे के गेट को क्या होता है कि पहले जब लोहे का गेट बन के आया तो उसको एकदम अच्छे से घिसा जाता है, घिसने के बाद एक परत जो है परत चढ़ाया जाता है, उसके बाद पेंट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जंग ना लगे। तो यही जंग लगने से अगर आपको बचाना है किसी भी लोहे को तो यही है कि पेंट कीजिए, ग्रीस की जो है परत है, परत को चढ़ाइए, या क्रोमियम अथवा जस्ता जैसी धातु का परत चढ़ाकर जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो जंग लगना और जंग लगने से किस प्रकार से बचाएंगे इसके बारे में अब हम लोगों ने समझा। इस प्रकार से ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब जो नया टॉपिक है वो है रवाकरण। तो रवाकरण किसे कहते हैं उसके बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। आप स्क्रीन पे देखेंगे कि उसमें दिया गया है कि साधारण नमक को समुद्र तल के वाष्प द्वारा प्राप्त किया जाता है।
यानी कि साधारण नमक जो है उसको समुद्र तल से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त होने वाला नमक शुद्ध नहीं होता है, यानी कि इस प्रकार से जो प्राप्त होता है नमक वो क्या होता है कि शुद्ध नहीं होता है, और उसे रवा छोटे होते हैं, यानी कि उसका जो रवा है क्रिस्टल जो है वो छोटे होते हैं। इस प्रकार प्राप्त नमक को रवा के आकार को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है। किसी पदार्थ के शुद्ध अथवा बड़ी आकार के रवा के विलय से प्राप्त किए जा सकते हैं, यानी कि किसी भी पदार्थ को शुद्ध अथवा बड़ी आकार के रवा से विलय से प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रक्रिया यानी कि यह प्रक्रिया रवाकरण कहलाता है। इसके बारे में हम लोगों ने जाना, यानी कि रवाकरण किस प्रकार से होता है या क्या है उसके बारे में हम लोगों ने जाना। तो अब हम लोग देखिए रवाकरण तो समझ गए। अब मेन जो आपका आता है वो भौतिक परिवर्तन। देखिए पहले इस चैप्टर में क्या था कि इस चैप्टर का नाम ही है कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन तो अब आपने जाना, रासायनिक परिवर्तन तो आपने जाना। अब क्या है कि भौतिक परिवर्तन को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो भौतिक परिवर्तन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर आप देंगे कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में कुछ परिवर्तन होते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में, पदार्थ के किस गुणों में होता है तो भौतिक गुणों में, ठीक है। भौतिक गुणों में परिवर्तन क्या कहलाता है कि भौतिक परिवर्तन कहलाता है। अब जैसे थोड़ा सा रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे हम लोग खाना खाएं तो खाना जो पच रहा है ये हो गया रासायनिक परिवर्तन, जो हम देख नहीं सक रहे हैं, यानी कि देख नहीं पा रहे हैं। अब भौतिक परिवर्तन क्या है, जैसे कि आप देखेंगे कि गुब्बारा, ठीक है, गुब्बारा को फुलाते हैं तो क्या होता है, गुब्बारा जो होता है वो इतनी छोटी, और उसको फुलाते हैं तो यह इतना बड़ा हो जाता है। तो इसके भौतिक गुण यानी कि जो हम देख सकते हैं अपने आंखों से देख पा रहे हैं कि क्या उसमें क्या दिख रहा है, क्या परिवर्तन हो रहा है। तो गुब्बारा इतना सा से इतना बड़ा हो गया, ये भौतिक हो गया, इसको भौतिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि आकार में परिवर्तन हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, आकार हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया। तो इस सभी के क्या हुआ, तो आप देखेंगे कि यानी कि भौतिक परिवर्तन को थोड़ा सा और आगे आप जानेंगे कि मैंने यहाँ पे दिया कि देखिए पहले तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं किसको है, तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होते हैं। इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनते हैं, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यानी कि भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणों में परिवर्तन होगा, नया पदार्थ नहीं बनेगा, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। अब या हम इस प्रकार से भी इसको अब समझेंगे कि इस परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आकृति, रंग, अवस्था जैसी परिवर्तन में यानी कि परिवर्तन होती है। यानी कि इस परिवर्तन में पदार्थ के आकार, आकृति और अवस्था जैसी भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, यानी कि भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए समझिए, चावल देखें घर पे पकता होगा, चावल का पकना ये क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। गुब्बारा को फुलाना भौतिक परिवर्तन, जल को बर्फ में बदलना भौतिक परिवर्तन। यानी कि जल है उसको फ्रिज में आपने रखा, फिर वो क्या हुआ कि वो बर्फ में क्या हुआ, बदल गया, तो भौतिक परिवर्तन हुआ। अगर उसी को थोड़ा देर अगर आप फ्रिज से बाहर निकालेंगे, धीरे धीरे क्या होगा कि वो जल में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये सभी क्या हुआ, भौतिक परिवर्तन। इस चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। इस चैप्टर में यही दिया गया था कि रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं, जंग कैसे लगता है, ठीक है, जंग यानी कि लगने से हम रोकथाम किस प्रकार से करते हैं, ये सभी इस चैप्टर में आया। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अगर इस चैप्टर में अगर आपको कुछ लगा हो कि इसमें कुछ जो है रासायनिक सूत्र है, ठीक है, वो आप देखेंगे। इसमें जो है क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप आप खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर इस चैप्टर में अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर समझाने की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगले वीडियो में आपका ये जो चैप्टर है यानी कि पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन, इसका प्रश्न उत्तर भी आएगा। इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। देखिए आप कोशिश कीजिएगा पहले तो खुद से क्वेश्चन आंसर बनाइएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, नहीं तो अगला जो वीडियो आएगा वो क्वेश्चन आंसर का ही आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।